हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आर एल परिपथ और आर सी परिपथ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पहले के लेक्चर जिसने भी पढ़े हैं उसके अंदर हमने प्रत्यावर्ती धारा के साथ में प्रतिरोध का, प्रेरकत्व का और संधारित्र का, तीनों का हमने बिहेवियर देखा है कि उनकी किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, उनके धारा की समीकरण क्या होती है, उनके वोल्टेज की समीकरण क्या होती है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो दो दो जो अवयव थे, जैसे प्रतिरोध को हमने अलग से पढ़ा, प्रेरकत्व को अलग से पढ़ा, संधारित्र को हमने अलग से पढ़ा। तो ठीक इसी तरीके से अब दो दो अवयवों को एक साथ श्रेणी क्रम परिपथ में जोड़ा जाएगा और उसके बाद में चर्चा की जाएगी कि उनके अंदर धारा और वोल्टेज का व्यवहार किस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। और जो आज का टॉपिक आता है वो है श्रेणी क्रम आर एल परिपथ। ठीक, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रेणी क्रम आर एल परिपथ के बारे में। हमने प्रतिरोध को अलग से समझा है, प्रेरकत्व को अलग से समझा है और संधारित्र को अलग से समझा है। अब जो है वो दो दो अवयवों को एक साथ जोड़ के देखेंगे कि आर और एल दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए कि प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों जब एक साथ जुड़े हुए हो तो धारा और वोल्टेज कैसे चलता है। ठीक इसके बाद में आर और सी परिपथ को भी जोड़ेंगे और फिर उसके बाद में हम देखेंगे आर एल और सी तीनों को अगर एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका व्यवहार कैसा होता है। तो देखिए, आर और एल को हमने जोड़ा है तो आर की अगर बात की जाए तो प्रतिरोध और प्रेरकत्व। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध कितना है, आर ओम है। और साथ ही साथ में हमने क्या किया, यहां पर एक कुंडली लगा दी, प्रेरकत्व की कुंडली, जिसको हमने नाम दे दिया एल। और साथ ही साथ में हमने यहां से इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ कनेक्ट कर दिया। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है वो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में वोल्टेज की समीकरण है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो ज्यावक्रीय रूप में होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो उसी के आधार पे इस वीडियो लेक्चर में हम आर और एल के बारे में बात करें। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो वोल्टेज और करंट का बिहेवियर या उनका व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो देखिए, जब आपने इसको वोल्टेज की सप्लाई दी V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमें यह बात तो पता चल रही है कि दोनों श्रेणी क्रम में, और जब दो अवयव श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा की वैल्यू तो सेम होगी। मतलब जितनी करंट इस आर में जाएगी उतनी करंट किस में जाएगी, एल में। तो धारा तो सेम होगी, लेकिन बात की जाए अगर वोल्टेज की तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मान लीजिए अगर प्रतिरोध के सिरों की बात की जाए तो प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज कितना है, तो हमने कह दिया कि प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज है वी आर। और प्रेरकत्व के सिरों का वोल्टेज कितना है, तो हमने कह दिया कि VL है। ठीक, तो इसके सिरों का वोल्टेज प्रतिरोध के लिए VR लिखा और प्रेरकत्व के लिए क्या लिख लिया, VL लिख लिया। अब देखिए यहां पर VR और VL की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि दोनों में जो है वो धारा तो सेम है, लेकिन अगर प्रतिरोध को शुद्ध रूप से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो वोल्टेज और करंट दोनों के मध्य का कलांतर जो है वो 0 रेडियन का होता है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में चर्चा की है। ठीक उसी तरीके से प्रेरकत्व की बात की जाए तो प्रेरकत्व में जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 आगे रहता है। करंट से π/2 क्या होता है, आगे रहता है। तो बस इसी के आधार पे अगर ये दोनों बातें यहां पे लिखी जाए तो जरा ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट लिखा जा रहा है कि शुद्ध प्रतिरोध के लिए V व I दोनों समान कला में होते हैं। तो अगर इन दोनों का फेजर बनाया जाए तो फेजर आरेख जो है वो एक तरीके से लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वो किस तरीके से बेसिकली किया जाएगा, तो मान लीजिए ये हमारे पास में वोल्टेज है प्रतिरोध का, वोल्टेज इस दिशा में
ठीक है, फेजर अपन बना रहे हैं, तो वोल्टेज किस दिशा में, इधर की ओर है, तो करंट भी जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों के मध्य का कलांतर जो है वो 0 है, तो हम करंट को जो बताएंगे वो भी इसी तरफ बताएंगे, लेकिन करंट का जो आयाम होगा वो प्रतिरोध के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। तो अगर फेजर बताया जाए तो V प्रतिरोध का और करंट दोनों की समान कला में इस तरीके से शो किया जाएगा। अब अगर बात की जाए प्रेरकत्व के लिए, तो प्रेरकत्व के लिए क्या लिखा जाएगा कि शुद्ध प्रेरकत्व के लिए वोल्टेज करंट से π/2 अग्रगामी होता है। तो बस उसी के बारे में अगर बात की जाए तो सेकंड पॉइंट लिखा जा सकता है कि शुद्ध प्रेरकत्व के लिए V I से π/2 रेडियन अग्रगामी होता है। तो अगर इसका फेजर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो इसका फेजर किस तरीके से होगा, करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, करंट को हम फिक्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख के वोल्टेज के साथ हम डील करते हैं। तो करंट की डायरेक्शन तो पिछले वाले के अंदर अगर प्रतिरोध के केस में देखा जाए तो करंट को तो उसी तरफ माना है। वो बात अलग है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक ही कला में हैं, इसलिए दोनों को एक ही लाइन पे शो किया। लेकिन इस वाले केस के अंदर बेसिकली क्या होगा कि करंट तो इधर की ओर है, लेकिन वोल्टेज जो है वो इससे π/2 क्या है, अग्रगामी है। तो π/2 अग्रगामी का मतलब बेसिकली हो गया कि ये यहां से इस तरीके से शो किया जाएगा, ये वोल्टेज प्रेरकत्व का, और कितने से आगे है, π/2 रेडियन। ये बेसिकली हमने प्रेरकत्व को शो किया है। तो अगर प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों को एक साथ लिया जाए तो नेट फेजर आरेख किस तरीके से बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आगे लिखा जा रहा है RL परिपथ के लिए फेजर आरेख। फेजर आरेख बेसिकली सदिश रूप ही होता है, जो हम वोल्टेज और करंट को एक सदिश रूप बना के सॉल्व करते हैं, उनको बना के, ताकि हमारे बहुत सारे जो मैथमेटिकल काम है वो बहुत सारे आसान हो जाते हैं। इसलिए हम फेजर बना के देखते हैं कि वोल्टेज और करंट कितने आगे पीछे चल रहे हैं, या कितनी समान दिशा में है, या कितना कौन आगे है, वोल्टेज आगे है कि करंट आगे। तो अगर RL परिपथ की बात की जाए तो बात तो यहां वोल्टेज की हो रही है, क्योंकि जरा अगर ध्यान से देखें परिपथ को, तो परिपथ में करंट तो सेम रहेगी, लेकिन इस वोल्टेज का जो है वो परिवर्तन अलग अलग आएगा, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज जो है वो प्रतिरोध का तो समान दिशा में होता है करंट के, लेकिन प्रेरकत्व के केस में देखा जाए तो वोल्टेज आगे होता है करंट से। तो अगर इन दोनों का जो इफेक्टिव देखा जाए परिणामी इसका फेजर आरेख, तो वो फेजर आरेख किस तरीके से शो किया जाएगा कि प्रतिरोध का जो सदिश रूप है वो इस दिशा में, करंट की दिशा में, लेकिन जो वोल्टेज है प्रेरकत्व का वो बेसिकली π/2 अग्रगामी है। तो वो करंट के साथ में, इसके साथ नहीं है, करंट इस दिशा में है तो इसके साथ ही लिया जाएगा, बाकी वो है किसके, यहां पे देखने को इस तरीके से मिल रहा है कि प्रतिरोध के वोल्टेज से π/2 अग्रगामी है, जबकि रियलिटी के अंदर देखा जाए तो करंट इसी दिशा में थी, तो करंट से π/2 अग्रगामी है। करंट को भी तो इधर ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रतिरोध के लिए तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में, समान कला में, लेकिन प्रेरकत्व के लिए करंट से π/2 अग्रगामी। तो ये बेसिकली दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस देखा हमने। तो अगर बात की जाए इनके फेजर की कला की, तो देखिए कला को कैसे निरूपित करेंगे। ये अगर आयाम VL है तो इधर वाली भुजा भी हम क्या लिख सकते हैं, VL लिख सकते हैं। इसको इधर की ओर शिफ्ट कर दिया। और बेसिकली हम जब इस करंट के बारे में बात करते हैं या फिर सदिश रूप के बारे में बात करते हैं, तो सदिश रूप बेसिकली क्या होता है, त्रिभुज नियम के रूप का पालन करता है। तो देखिए ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया। तो त्रिभुज नियम जब अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर R। परिणामी जो होता है इन दोनों क्रमांकित भुजाओं के ठीक विपरीत होता है। तो किस तरीके से ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, तो परिणामी कैसे जाएगा, परिणामी कुछ ऐसे चला जाएगा, ये हो जाएगा VRL।
और ये परिणामी जो है वो इस करंट के साथ, ध्यान दीजिएगा यहां करंट भी इसी दिशा में, इस करंट के साथ में कितना अग्रगामी है, तो हमने कह दिया कि ये 5 रेडियन अग्रगामी है। इसका जो कलांतर है, कलांतर मतलब ये जो परिणामी वोल्टेज आ रहा है VL और VR दोनों को मिला करके जो नेट वोल्टेज डेवलप हो रहा है इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज VRL है, जो यहां ब्लैक कलर की लाइन से शो हो रहा है और इसने त्रिभुज नियम का पालन किया। तो ये जो VRL है, जो वोल्टेज है वो करंट से कितना आगे चल रहा है, 5 रेडियन। इस 5 की भी वैल्यू अपने को गणना करनी है, लेकिन उससे पहले अपने को निकालना पड़ेगा VRL कितना है। तो त्रिभुज नियम का पालन कर रहे हैं, तो VRL कैसे निकाला जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिए। VRL कैसे निकाला जाएगा, रूट ऑफ, क्योंकि त्रिभुज नियम हमें यही कहता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बस। तो उसी के बारे में a का काम कौन कर रहा है, तो VR कर रहा है। करंट तो दोनों के लिए सेम है, L और R दोनों के लिए करंट सेम है, क्योंकि श्रेणी क्रम परिपथ पढ़ा जा रहा है। लेकिन बात अगर वोल्टेज की जाए तो वोल्टेज, प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज कितना है, VR, तो क्या लिखा जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला वोल्टेज कौन सा है, VL, तो लिखा गया VL का स्क्वायर प्लस 2 AB cos थीटा। तो A की वैल्यू क्या है, VR, B की वैल्यू कितनी है, VL, और cos 90 डिग्री। 90 क्यों हुआ, क्योंकि VR और VL दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री है। और जो सदिश रूप होता है R बराबर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, उसके अंदर ये जो थीटा होता है वो A और B के मध्य का एंगल होता है, जहां पे A और B के मध्य का एंगल 90 डिग्री। तो अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, सॉल्व किया जाए, तो बड़े अच्छे से अपने को नजर आ रहा है कि ये cos 90 पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये पूरा जीरो में चला गया। तो बताइए क्या बच गया इसके अंदर, तो यहां से लिखा गया कि VRL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रूट ऑफ ये VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, बाकी सारी टर्म तो जीरो में चली गई। तो अब बेसिकली हमको पता है कि VR को हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ जो है वो AC और DC दोनों में काम करता है। यहां पे AC के अंदर भी ओम्स लॉ अपन लगाएंगे। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि R के सिरों का जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा IR, V बराबर IR होता है। तो R के सिरों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई विद R, और प्रेरकत्व के सिरों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो I इंटू XL, क्योंकि XL बेसिकली क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात, जो प्रेरकत्व के धारा प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को प्रेरणीय प्रतिघात कहते हैं, मात्रक ओम होता है। तो धारा और प्रतिरोध दोनों मिलकर के विभवांतर बनाएंगे। तो बस अब इन दोनों वैल्यू को उठा करके यहां फेंक दो, तो देखिए क्या बनता है, VRL इज इक्वल टू रूट ऑफ, VR की वैल्यू इस पूरी टर्म का स्क्वायर करके यहां फेंको, बताओ क्या बनेगा, I स्क्वायर R स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर VL, तो VL की जगह पे उठा के यहां पे फेंको, तो क्या लिखोगे रे, I स्क्वायर XL का स्क्वायर, यही बन गया। अब जरा ध्यान दीजिए, I स्क्वायर और I स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, और कॉमन आके I स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो सिंगल I बचेगा, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। तो यहां पे लिखा गया VRL इज इक्वल टू I को ले लिया बाहर, तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा इसका, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास में टर्म I स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो सिंगल I बच गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो I है अगर मैं इसको डिवाइड में भेज दूं तो ये बन जाएगा RL के सिरों का वोल्टेज डिवाइड बाय I। तो इसको अगर आगे की स्लाइड पे लिया जाए तो ये लिखा जाएगा VRL डिवाइड बाय I इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो RL के सिरों का वोल्टेज डिवाइड बाय धारा, मतलब वोल्टेज डिवाइड बाय धारा, ये तो ओम के नियम से प्रतिरोध होता है, लेकिन यहां पे प्रतिरोध नाम नहीं देके एक नया नाम दिया जाएगा, और इस नए नाम को बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि यहां पे VRL डिवाइड बाय I, इसको नाम दिया गया Z। ये नई टर्म आ रही है आपके सामने, Z। Z बेसिकली होता क्या है, तो इसको बोलते हैं प्रतिबाधा,
और ये प्रतिबाधा बेसिकली मात्रक जो है वो इसका क्या होगा, मात्रक इसका ओम होगा, क्योंकि एक तरीके से रुकावट है। जो ये आर और एल दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े और श्रेणी क्रम के अंदर धारा के प्रवाह के अंदर जो रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, उसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है, उसका जो प्रभावी मान आ रहा है प्रतिरोध का, उस प्रभावी मान को ही हमने क्या बोला है, जेड बोला है, प्रतिबाधा बोला है। कि श्रेणी आरएल परिपथ के अंदर धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है, उस रुकावट को प्रदर्शित करने के लिए हम जेड काम में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। क्लियर है बच्चों? तो क्या लिखा गया, उसको प्रतिबाधा जेड लिखा गया और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्लियर बात? तो इस पूरी टर्म को हमने हटा करके क्या पुट कर दिया, जेड पुट कर दिया। तो ये बेसिकली आपका बन गया जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में कई बार काम आएगा कि जब आरएल परिपथ दिया हुआ होता है तो आरएल परिपथ के केस में उसका जो नेट प्रतिबाधा उत्पन्न होती है वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो प्रतिरोध का स्क्वायर, प्रेरकत्व के प्रतिघात का स्क्वायर और उस दोनों का रूट लगा के प्लस कर दो। तो ये फॉर्मूला जो आपके सामने निकल के आ रहा है, ये बेसिकली कहलाता है कि जो आरएल परिपथ है उसका नेट इफेक्ट, उसकी जो प्रतिबाधा है वो प्रतिबाधा जेड के रूप में व्यक्त होती है। अब देखिए जेड हमने निकाल लिया, लेकिन जेड के साथ ये फाई भी तो निकालना है। अगर फाई की बात की जाए तो ये फाई कितना होगा, तो फाई निकालने के लिए मान लो यहां पे एक त्रिभुज ले लो, तो त्रिभुज को भले ही नाम दे दो, यहां पे ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको चाहो तो बी नाम दे दो। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे एक नया त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, ओ ए बी, दिख गया? तो ये हमारे पास में त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज भी कैसा बना, 90 डिग्री वाला, तो त्रिकोणमिति पूरी लगेगी इसमें। तो अगर इस त्रिभुज की बात की जाए तो इस त्रिभुज के अंदर हम कलांतर निकालना है, तो कलांतर कैसे निकाले, तो हेडिंग डाल देते हैं आरएल परिपथ का कलांतर, आरएल परिपथ का कलांतर। डायग्राम जो पीछे वाली स्लाइड पे बना हुआ है उसी से हम निकालेंगे। तो आरएल परिपथ की अगर बात की जाए तो इसके अंदर इस फाई को निकालने के लिए त्रिभुज कौन सा माना, ओ ए और बी, ये त्रिभुज हमने लिया, और इसके अंदर कलांतर निकालते हैं टेन से, ठीक है, टेन फाई। तो उससे कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो हम यहां पे लिखते हैं टेन फाई, और ये टेन फाई भी किसके अंदर है, त्रिभुज लिया गया ओ ए बी। तो टेन फाई की अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो टेन फाई क्या आ जाएगा, फाई के सामने वाली भुजा VL और आधार क्या हो जाएगा, VR, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इधर वाली भुजा VL और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, VR हो जाएगी। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये लिखा जाएगा VL डिवाइड बाय VR। अब हमें पता है कि VL जो है वो I इंटू XL होता है और VR जो है वो IR होता है। ये दोनों वैल्यू अपने को पता है ओम्स लॉ से। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को उठा करके यहां फेंक दो, जरा देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये लिखा गया टेन फाई इज इक्वल टू VL की वैल्यू क्या है, तो VL की वैल्यू है IXL डिवाइड बाय VR की वैल्यू क्या है, तो IR। I ने I को मार दिया, तो बताइए ये बेसिकली आपका क्या बन गया, टेन फाई इज इक्वल टू XL डिवाइड बाय R। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलांतर कितना आएगा, इसी को बोलते हैं फाई, तो कलांतर निकाला जाए तो टेन को उधर फेंक दो, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स बेसिकली क्या लिखा जाएगा, XL डिवाइड बाय R। ये वो कलांतर आया है। और एक कलांतर बेसिकली क्या बता रहा है, कलांतर बताता है वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस को, कि दोनों के मध्य का कलांतर कितना है, दोनों कितने आगे पीछे चल रहे। तो अब फाई से कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है। अब कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, उसको बताएगा वापस से अपना फेजर डायग्राम। जरा फेजर डायग्राम पे अगर ध्यान दिया जाए तो फेजर डायग्राम के अंदर बताइए करंट किधर है, एक्स दिशा में, और वोल्टेज किधर आ रहा है, तो वोल्टेज आ रहा है इस ब्लैक वाली लाइन से जो शो किया हुआ है, ये वोल्टेज है। तो बताइए कौन आगे है, वोल्टेज आगे है, किससे, करंट से। अब इन दोनों को भूल जाओ, VL और VR को भूल जाओ, इन दोनों का इफेक्ट कौन आया है, VRL आया है। तो वोल्टेज जो है वो करंट से 5 रेडियन से आगे। अब यहां π/2 नहीं आएगा, या π/2 पीछे या आगे की बात नहीं होगी, अब यहां पे 5 की बात होगी, क्योंकि VL और VR इन दोनों का नेट
प्रभाव जो है वो किसी एंगल पे जा रहा है, फाई एंगल पे। तो वोल्टेज आगे है करंट से, करंट इधर है लेकिन वोल्टेज जो है वो उससे कितना आगे है, फाई रेडियन से आगे है। तो जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तब तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, शुद्ध प्रेरकत्व लगा होता है तो वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है और एग्जैक्ट π/2 रेडियन। लेकिन जब दोनों को शामिल कर लिया जाता है, आर और एल परिपथ दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो वोल्टेज करंट से आगे होता है लेकिन एग्जैक्ट π/2 से नहीं होता है, वो बेसिकली कितने से होता है, फाई रेडियन से आगे होता है। तो हम इस बात को यहां लिखेंगे। अतः RL श्रेणी क्रम परिपथ में करंट I वोल्टेज से फाई रेडियन पश्यगामी होती है। करंट पीछे चल रही है ना, वोल्टेज आगे है, वोल्टेज जो है वो फाई रेडियन बेसिकली कितना है, आगे। तो करंट होगी पीछे और वोल्टेज होगी आगे। तो अगर इन दोनों की इक्वेशन लिखी जाए तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अतः श्रेणी RL परिपथ में वोल्टेज व धारा की समीकरण। तो अगर वोल्टेज को मैं फिक्स V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ले, क्योंकि वोल्टेज को हम क्या करते हैं, फिक्स मानते हैं कि वोल्टेज जो है वो स्रोत देने का काम करता है। तो वोल्टेज को अगर मैं लिखूं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये समीकरण हमने एग्जैक्ट मान ली कि वोल्टेज ऐसे चल रहा है, तो करंट तो इससे फाई रेडियन से पीछे। तो करंट की अगर समीकरण लिखी जाए तो RL परिपथ के लिए क्या लिखा जाएगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। देख लो, ओमेगा टी के एंगल पे वोल्टेज चल रहा है लेकिन जो करंट है वो ओमेगा टी से कितनी पीछे चल रही है, फाई रेडियन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस फाई की वैल्यू कितनी है तो क्या जवाब होगा, tan इनवर्स XL/R। इतने रेडियन से जो है वो आपकी फाई क्या कहते हैं, RL परिपथ के अंदर जो करंट है वो वोल्टेज से क्या है, फाई रेडियन से पीछे है। अभी इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि समीकरण लिखते कैसे। लेकिन अभी इतना ध्यान दीजिए कि वोल्टेज को हम V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी फिक्स एक एंगल पे लेके चलते हैं। जो भी संशोधन करते हैं वो किस में करते हैं, करंट में। तो करंट जो है वो क्या चल रही है, π/2। पहले अगर L की बात की जाए तो L के केस में π/2 पीछे होती है तो डायरेक्टली लिख देते हैं ओमेगा टी माइनस π/2। लेकिन यहां पे π/2 से एग्जैक्ट पीछे नहीं है, फाई रेडियन से पीछे। तो फाई रेडियन के लिए हमने वैल्यू यहां पे निकाली है, तो फाई रेडियन बेसिकली क्या हो गया, XL/R। तो ये बेसिकली दो फॉर्मूले अपना काम करेंगे, करंट और वोल्टेज निकालने का और साथ ही साथ में Z निकालने का और फाई निकालने का। इन चारों के ऊपर बेस एक क्वेश्चन बनता है जिसकी हम चर्चा आगे अलग से एक वीडियो लेक्चर में करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ शामिल किए जाएंगे और उसके अंदर R और L परिपथ के बारे में बात की जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।